मैं संपूर्ण विनम्रता के साथ आरंभ करना चाहूँगा एक सत्य के साथ कि मेरा यहाँ होना मात्र एक अकस्मात है। आज सुबह जब पुलिस अधिकारी के तौर पे मेरे कार्य के और मेरी टीम के कार्य के लिए यहाँ एक मेमेंटो देने के लिए, स्मृति चिन्ह देने के लिए बुलाया गया, तो उस वक्त बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि हिंदी से तो हम भी निकले हैं, हम भी बोल सकते हैं यहाँ। तो हमने सींचा है अपने खून से चमन, पत्ते पत्ते से आश्कारा है। हमने सींचा है अपने खून से चमन, पत्ते पत्ते से आश्कारा है। नियते बागवां दुरुस्त नहीं, वरना गुलशन पे हक हमारा है। मैं पिछले 32 साल से गुजरात में रहता हूं, क्योंकि मेरा काडर आईपीएस भारतीय पुलिस सेवा में गुजरात है। मेरा जन्म हुआ हरियाणा में, हस्तिनापुर के नज़दीक का पैतृक मेरा गांव है। बचपन में जो भाषा हम बोलते थे या तो हरियाणवी थी या खड़ी बोली मेरठ की हिंदी थी। उसमें से विश्व फलक तक ले जाने के लिए जब बात आई तो आकाशवाणी मेरे लिए एकमात्र माध्यम था। और आकाशवाणी की हिंदी सेवा को जब हमने सुना तो उस पर क्या शानदार अनुपम साहित्यिक कृतियों को सुनने का मौका मिला। मुझे एक नाटक अभी तक याद है, मैं करीब 9 या 10 साल का हूँगा, उस वक्त मैंने सुना था एक गीत की मौत। एक उड़िया साहित्यकार हैं, बाद में उनके सुपुत्र हमारे काडरमेट भी रहे, आईएएस में थे। उनके पिताजी ने वो नाटक लिखा था एक गीत की मौत। उससे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं से मुझ जैसे ऐसे व्यक्ति के अंदर, जिसके परिवार ने या तो खेती की थी या फिर आर्म्ड फोर्सेस में जाते थे सभी लोग, कहीं ना कहीं से साहित्य से जुड़ा हुआ। तो हिंदी साहित्य, आकाशवाणी सेवा और उसके साथ साथ जो पढ़ाई लिखाई थोड़ी शुरू हुई, वहाँ से मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय और विश्व फलक की अनुभूति हमें होनी शुरू हुई। मैं, जैसा कि मैंने बताया, मेरा यहाँ होना एक अकस्मात है। मैं पहले से ज़रा शुरू करना चाहूँगा, मुझे माफ़ भी कीजिएगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी तक यहाँ से क्या क्या बोल लिया गया है। हिंदी भाषा का जब प्रश्न आता है, हिंदी की जननी संस्कृत है, सर्वविदित बात है। लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 500 ईस्वी पूर्व तक भारत में संस्कृत ही बोली जाती थी, जिसके दो स्वरूप थे, एक वैदिक और एक लौकिक। लौकिक यानी आम आदमी जिस तरह से बोलते थे, वैदिक यानी वो विद्वान जो व्याकरण के भी पंडित थे और जिनका गहन अभ्यास था सभी का, वैज्ञानिक तरीके से जो संस्कृत लिखते थे, बोलते थे। आम आदमी ने उससे थोड़े बच के लिखना शुरू किया और वही उस काल के साहित्य की भाषा बने। ये बोलियां अलग अलग रूप में आगे चली। एक पूर्वी बोली थी, एक मध्य देशीय बोली थी, एक पूर्वोत्तर भारत की बोली थी। और उसके बाद प्राय आम आदमी को ये लगा कि संस्कृत की व्याकरण तो बड़ी क्लिष्ट है, जब तक किसी विद्वान से सीखा ना जाए, लंबे समय तक ना सीखा जाए, तब तक नहीं सीखी जा सकती। इसका एक उदाहरण मेरे गांव में भी था। जो हमारे शिक्षक हमें संस्कृत पढ़ाते थे, हम जब गलती करते थे तो वो हमें डांट के एक ही चीज़ कहते थे कि तुम लोगों को संस्कृत नहीं आएगी। ये बादाम और काजू खाने वाले लोगों को आती है, तुम लोग बाजरा खा के तो तुम्हें संस्कृत कैसे आएगी। तो आम आदमी जो हम जैसा था, उसने उस भाषा में परिष्कार करना शुरू किया, बदलाव आई, बोलचाल की भाषा आई और संस्कृत धीरे धीरे 500 ईस्वी पूर्व से लेके पहली ईस्वी तक पाली का रूप अख्तियार कर चुकी थी। पाली जिसमें पूरा बौद्ध साहित्य लिखा गया, महात्मा बुद्ध के भी सभी प्रवचन उसी में हुए। उसके बाद पाली को भी जो पंडित लोग हैं, व्याकरण के पंडित, उन्होंने फिर उसको व्याकरण में बांधा और आम आदमी फिर पीछे रह गया। भाषा फिर व्याकरण में बंधने के कारण आगे बढ़ी।
उसका रूप फिर बदल गया। आम आदमी गांव में देहात में जो भाषा बोलता था वो भाषा आई प्राकृत। प्राकृत को भी पंडितों के हाथ में फंसना पड़ा, उन्होंने फिर उसकी ग्रामर में जकड़ दिया उसको। वहाँ से आई अपभ्रंश, अपभ्रंश की भी ग्रामर बना दी गई। वहाँ से आई अवहट, और अवहट से प्राचीन जैन साहित्य जो राजस्थान और गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पर लिखा गया, उसकी कुछ एक पांडुलिपियाँ मैंने देखी हैं। मेरा ख्याल है कि हिंदी का प्राचीनतम स्वरूप जैन मुनियों का जो साहित्य है उसमें देखने को मिलता है, जिसको हम पहचान सकते हैं। उसके बाद आए एक ऐसे महानुभाव जिन्होंने दर्शन की दृष्टि से, जिन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से और धर्म की कुरीतियों पे भयंकर कुठाराघात किए, जिनको कबीर दास जी के नाम से हम सभी जानते हैं। उनकी भाषा एक विचित्र भाषा थी। यदि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं। भाषा जो कहना चाहती है, जो वो कहना चाहते हैं, भाषा यदि उसको व्यक्त कर सकती है तो वो व्यक्त करती है, नहीं तो वो उसको जबरदस्ती से तोड़ मरोड़ के उससे कहलवा लेते हैं। इसीलिए कबीरदास जी की भाषा में आपको भारत की लगभग काफ़ी भाषाओं की अनुगूंज, उसके शब्द वहाँ देखने को मिलते हैं। कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं, या इसके अलावा बहुत सारे हैं। प्रेम न वाड़ी उपजे, अब वाड़ी शब्द पूरे गुजरात में प्रयुक्त होता है खेत के लिए, ये मैंने उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में नहीं सुना। प्रेम न वाड़ी उपजे, प्रेम न हाट वेचाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ही ले जाए। ये इस तरह के भाषा के प्रयोग जो कबीरदास जी ने किए, और उसी वक्त हिंदी का वो एक महाकवि भारत में पैदा हुआ जिसके कारण हिंदी पूरे भारत में बहुत तेजी से फैली। महाकवि तुलसीदास जी रामचरितमानस का महानतम योगदान मैं मानता हूँ पूरी हिंदी के उस स्वरूप को जिसमें हिंदी लिखी गई थी। अवधि का उस पर असर था। इससे पहले भी मैथिल के महाकवियों ने राधा के नाम से जो सरस रसधार बहाई, उसके कारण लोगों ने पढ़ना शुरू किया। लेकिन जो दो नाम मुझे यहाँ याद आते हैं हिंदी सिनेमा से पहले के, उनका असर हिंदी सिनेमा पे हुआ। पहला नाम आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने अंधेर नगरी लिखा, भारत दुर्दशा लिखा, और बहुत सारे ऐसे नाटक लिखे जिनमें वो छुपे तरीके से अंग्रेज शासन पे चोट करते थे कि अंग्रेजों का शासन कैसा है, कि अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, ये उनकी पंक्ति आज तक भी भारत के अनेक भाषाओं में, अनेक राज्यों में प्रयुक्त होती है। इसके साथ ही एक ऐसे महानुभाव हुए जिनका जन्म 1861 में हुआ, देवकीनंदन खत्री जी। उस वक्त भारत में या तो पढ़े लिखे लोग उर्दू भाषा पढ़ते थे, उर्दू का साहित्य पढ़ते थे, क्योंकि गालिब उस वक्त हो चुके थे, मीर हो चुके थे। इसके अलावा भी क्योंकि प्रश्रय मुगल सम्राटों का था तो उर्दू भाषा काफ़ी प्रखर थी। मैं कहना चाहूँगा उर्दू भाषा हिंदी से बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो पर्शिया से, मिडिल ईस्ट से, मध्य एशिया से जो लोग आते थे, उनकी सेनाओं के टेंट जहाँ लगते थे, उन टेंटों का नाम होता था उर्दू। और उन टेंटों के आसपास स्थानिक लोगों के साथ खाने पीने के लिए जो भी आवश्यकताएं होती थीं, उन सभी के लिए जो भाषा जन्म लेती थी, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया से आने वाले लोग और भारत के स्थानिक लोगों की आपस की बोलचाल की भाषा से जो भाषा निकली, वो उस टेंट उर्दू के नाम से, वो उर्दू के नाम से प्रचलित है। उर्दू हिंदी का ही एक स्वरूप है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उस वक्त तक हिंदी लिखी पढ़ी नहीं जाती थी, रामचरितमानस के अलावा मुख्यत्वे। लेकिन देवकीनंदन खत्री जी को यह चीज़ बड़ी चुभती थी। उन्होंने लोकमानस को असर करें इस तरह के जासूसी उपन्यास लिखने शुरू किए। चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, कुसुम देवी, तरह तरह के थे। और वो इतने लोकप्रिय हुए कि सब लोग छुप छुप के अपने माता पिता से छुपा के उनको पढ़ते थे। काफ़ी लोगों ने अरबिक और अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू छोड़ के हिंदी इसलिए सीखी कि वो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़ सकें। तो इन महानुभावों को हमें याद रखना चाहिए। उसी वक्त एक महाकवि मैथिली शरण गुप्त
हमारी अंतरात्मा को झकझोर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि भारतीय भाषाएं कितनी, क्या सौष्ठव है उनमें, कितनी उनमें संभावनाएं हैं अभिव्यक्ति की। उनकी कुछ एक पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, बड़ी सटीक हैं आज के इस समय पे जब हिंदी के विकास की हम बात कर रहे हैं। हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर हम ये समस्याएं सभी। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान भिक्षा दान दी, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की। हिंदी के गौरव सम ये पंक्तियां जिस वक्त हिंदुस्तान में लिखी जा रही थीं, उसी वक्त हिंदी में एक उपन्यासकार और प्रचलित हो रहे थे, प्रेमचंद जी, जो लिखते उर्दू में थे लेकिन हिंदी के उपन्यास के रूप में उनका हम जानते हैं। मानसरोवर के भाग 1 से ले 8 तक उनकी कहानियों का संकलन है। और मैं मानता हूं कि भारत के आप किसी भी राज्य से आए हों, आप कहीं से आए हों, आपने प्रेमचंद की कहानियां किसी न किसी स्वरूप ने ना पढ़ी हो, ना सुनी हो, ऐसा असंभव है। 2 बैलों की कथा, पूस की रात, बड़े भाई साहब, ये ऐसी कहानियां हैं। मैं मानता हूं कि कोई भी मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखने वाला आदमी, उसमें बाल्जाक का नाम आता है, उसमें ऑस्कर वाइल्ड का नाम आता है, उसमें नाम ओ हेनरी का आता है, उसमें नाम सोमरसेट मॉम का आता है, उसमें नाम चेखव का भी आता है। मैंने इन सब कथाकारों की साहित्य को पढ़ा है। मैं मानता हूं कि प्रेमचंद इन सबसे कम समकक्ष हैं। यदि इनसे उतरते नहीं है, इनसे चढ़ते नहीं है, तो इनसे उतरते भी नहीं हैं। उसी वक्त भारत में एक कवि और खड़े हो रहे थे। एक समय ऐसा था 1940 और 50 के दशक का कि यदि कहीं लता मंगेशकर जी का कार्यक्रम गीतों का हो रहा हो और वहाँ लोगों को पता लगे कि पास के पंडाल में, पास के कॉलेज में नीरज आए हुए हैं, तो लता मंगेशकर का कार्यक्रम छोड़ के लोग नीरज को सुनने के लिए वहाँ जाते थे। नीरज ने अद्भुत कविताएं लिखी जिनका उपयोग भारतीय सिनेमा में भी हुआ। खैर, अंत में मैं भारतीय सिनेमा पे आ गया घूमता भटकता। भारतीय सिनेमा का योगदान, जैसे मेरे पूर्व वक्ता विद्वान मित्र ने कहा, अद्भुत योगदान है। आप कितनी भी पुस्तकें लिखें, कितने भी नियम बनाएं, कितने भी पत्र इशू करें राजभाषा विभाग से, लेकिन एक फिल्म जिस तरह से जनमानस को जहां जाके स्पर्श करती है, कोई राजकीय पत्र उस तरह से स्पर्श नहीं कर सकता। आप आज़ादी से लेके अब तक की यदि फिल्मों की प्रखर फिल्में देखेंगे तो गोदान की गिनती उसमें आती है। सरिता किसी वक्त स्टार देती थी फिल्मों को, मेरा ख्याल में हाईएस्ट स्टार जिसको मिले हैं उनमें गोदान अभी भी उसमें शुमार होती है। गर्म हवा, ये सभी साहित्यिक कृतियों पे हैं। और यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो यहाँ विद्वान मित्र उपस्थित हैं, कमलेश्वर जी की एक कहानी थी आगामी अतीत, जिस पे फिल्म बनाई गई मौसम। द्विवेदी जी, मैं ठीक बोल रहा हूं? साहित्यिक कृतियों से जो स्टोरीज नहीं आती हैं वो फिल्में थोड़े दिन चल के खत्म हो जाती हैं। जान उनमें साहित्यिक कृतियों से आती है। और हिंदी भाषा में बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो कमाल की हैं, और उनमें से यदि फिल्में और ज़्यादा निकलेंगी तो मैं मानता हूं कि वो हमें ज़्यादा गहरे से स्पर्श करेंगी। मैं जिस वक्त कॉलेज में था, एक फिल्म आई थी अर्ध सत्य। मैं सिर्फ ओमपुरी जी से एक बार उसके बारे में चर्चा हुई मेरी, जो उसमें मुख्य कलाकार थे, अभिनेता थे। अर्ध सत्य की भाषा, अर्ध सत्य का निर्देशन, उसके संवाद, वो इतने गहरे तक आपको कोंते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में मानता हूं कि आज भी उससे ज़्यादा वेदना को उजागर करती हुई फिल्म पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में आज तक नहीं बनी। बात नीरज जी की थी और मैं ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी बोल चुका हूं। उनकी कुछ एक पंक्तियां मुझे अभी फिर से याद आ रही हैं। आज जी भर देख लो तुम चांद को, द्विवेदी जी हैं, मांजरेकर जी हैं। यह इतनी विशिष्ट उपस्थिति है कि इनको ध्यान से देख लीजिए। आज जी भर देख लो तुम चांद को, क्या पता कल रात यह आए ना आए,
क्या पता किस रोज उठ जाए कदम, काफिला कर कूच दे इस ग्राम से, कौन जाने कब मिटाने को थकन, सुबह जा मांगे उजाला शाम से। काल के अद्वैत अधरों पर धरी जिंदगी एक बांसुरी है चाम की, क्या पता कल साज के स्वरकार को, साज यह आवाज यह भाए न भाए। है अनिश्चित हर दिवस हर एक क्षण, सिर्फ निश्चित है अनिश्चितता यहाँ। आज जी भर देख लो तुम चांद को, क्या पता कल रात यह आए ना आए। धन्यवाद। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त राष्ट्रीय चेतना का विकास करने में हिंदी साहित्य का, हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान था। हिंदी साहित्य के एक प्रखर कवि हुए हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अंग्रेज़ों के समय में भी वो बड़े हो चुके थे। उनकी भावनाएं बड़ी कुंठित होती जब वो देखते कि भारत के ऊपर विदेशी राज कर रहे हैं। उन्होंने एक लंबी कविता लिखी थी जो इंग्लिश की कविता T.S. इलियट की एक कविता है द वेस्टलैंड, जिसको विश्व साहित्य का एक मानक माना जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने एक कविता लिखी अंधेरे में। भारत जिस वक्त अंधेरे में तलाश रहा था कि बाहर निकला जाए, गुलामी के अंधेरे से छटपटाहट निकला कैसे जाए, उसकी बड़ी शानदार और मैं कहता हूँ विश्व स्तरीय अभिव्यक्ति उसमें हुई है। उसमें अनेक धाराएं हैं, आंतर प्रवाह हैं। एक उसमें एक पागल आदमी भी है। और आप याद रखिए इस बात को कि सच बात आमतौर पे सिर्फ पागल बोल पाता है, बाकी लोगों के बस की बात नहीं है। तो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के काल का एक अद्भुत उसमें एक अंश है उस लंबी कविता में, जो मुझे बेसाख्ता भी याद आया, आपकी तालियों के कारण याद आया मुझे। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। भोगवादी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए। किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, तन मन धन करुणा सी माँ को हंकाल दिया। देश प्रेम बाप को घर से निकाल दिया, स्वार्थों के टेरियर कुत्तों को पाल लिया। लिया बहुत बहुत ज्यादा, दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश, अरे जिंदा रह गए हम। ये उन लोगों के लिए लिखी गई कविता थी जो अंग्रेजों का साथ देते थे। बाय इट्स वेरी नेचर, इसके स्वभाव के अनुरूप हम लोग भी जो उस वक्त इंपीरियल पुलिस में थे, आईपी में हमारे पूर्वज जो थे, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, वो भी अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। प्रशासन को चलाना उनका काम था। व्यापारी लोग वो भी अंग्रेज़ों के नज़दीक रह के काम करने की कोशिश कर रहे थे। उनको इंगित करके ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखी थी, जो मुझे आज तक भी झकझोरती है। जब मैं कुछ सोचता हूँ कि ये काम मैंने सही किया, गलत किया, या मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ, कहीं ना कहीं से ये कविता की लाइनें मुझे याद आती हैं। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। आपने भारतीय सिनेमा में अनेक फिल्में देखी होंगी। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो 60 के दशक में, 70 के दशक में बड़े हो रहे थे। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए कमाल के गीत लिखे गए, लेकिन फिल्मों में जब भी प्रेम दिखाया जाता है, या तो फूल ऐसे आके टकराते हैं, या दो चिड़िया आपस में आके चोंच स्पर्श करती हैं। एक प्रेम की सहज अभिव्यक्ति का चुंबन जो है, उसको दिखाने की हिम्मत बहुत लंबे समय तक भारतीय सिनेमा में नहीं थी। एक कवि थे धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी की वो पंक्तियां चंद मैं अंत में आपको सुना रहा हूं कि सहज स्त्री पुरुष के सहज आकर्षण को, प्रेम को चुंबन तक जब पहुंचाया जाता है, जब वो पहुंचता है, तो उसकी अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है।
और ये भाषा सिर्फ हिंदी भाषा का कमाल है जिसमें इस तरह की अभिव्यक्ति संभव है। आज माथे पर नजर में बादलों को साध कर, आज माथे पर नजर में बादलों को साध कर रख दिए तुमने तरल संगीत से निर्मित अधर, झिलमिलाती आरती के दीपकों की छांव में बांसुरी रखी हुई जो भागवत के पृष्ठ पर। भागवत और बांसुरी, इनका मिलन हिंदी भाषा की कविताएं कराती हैं। मैं महेश मांजरेकर जी का, द्विवेदी जी का बड़ा आभारी हूं कि आज वो इस मंच से आके वो बातें करेंगे जिनके कारण असल में हिंदी आज भारत के हर कोने पे बोली जाती है। हैट्स ऑफ टू, मैं नतमस्तक हूं हिंदी सिनेमा के उन सभी निर्देशकों का, उन सभी कथाकारों का जिनकी कथाओं पे फिल्में बन रही हैं, और उन संवाद लेखकों का जो हिंदी को इतने सशक्त रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं भारतीय सिनेमा में कि नेटफ्लिक्स के लिए भी उनको लेना एक मजबूरी हो गई है। मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से, जो कि बहुत देर से, सूरत शहर की ओर से, सूरत पुलिस की ओर से स्वागत करता हूं। आप राष्ट्रभाषा का यहाँ से अविस्मरणीय ये एक संदेश लेके जाएं, राष्ट्र के कोने कोने तक लेके जाएं और अपने बोलचाल की भाषा में इसको प्रयुक्त करते रहें। अद्भुत भाषा है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। भारत माता की।